हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जो नए चैनल के साथ में नए टॉपिक के साथ में आ रहे हैं, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं जूलॉजी चैनल पर सभी स्टूडेंट्स का। और आप जो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनका मैं ये कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को या अपने पूरे वीडियो को आप देखें। पूर्व में हमने न्यूरल कोऑर्डिनेशन पर एक टॉपिक पूरे 9 वीडियो तैयार किए गए हैं। उन 9 वीडियो के द्वारा पूरा न्यूरल कोऑर्डिनेशन, ब्रेन स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आई स्ट्रक्चर, ईयर स्ट्रक्चर या अन्य सभी जो फंक्शन स्ट्रक्चर्स है वो हमने की। और मैं जहां तक समझता हूं कि स्टूडेंट्स को इसका बहुत बड़ा फायदा मिला होगा इस लॉकडाउन के टाइम में। और आगे और मैं इस प्रकार से आपका प्यार आप देते रहोगे तो मैं और नए वीडियो इस प्रकार से बनाता रहूंगा और आप इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लें और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक आप पहुंचे। मेरी यही आशा है, मेरी अपेक्षा है। मैं यही इसी शुभकामना के साथ में अब आगे एक नया टॉपिक में स्टार्ट करना चाह रहा हूं जो वेरी इंपॉर्टेंट है और जिसमें अक्सर क्वेश्चन आता है। और अक्सर नीट के अंदर ही नहीं है, 11th का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11th सीबीएसई और 12th आरबीएसई के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर क्वेश्चन आते हैं। और नीट के अलावा बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट्स है या नेट की जो तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स है, उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल टॉपिक है जिसमें अक्सर क्वेश्चन आता है। और छोटे लेवल पे अपन देखें रीट या अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम है, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ओवरऑल जितने साइंस और जूलॉजी जहां पर है वहां पर ये टॉपिक क्या है, क्यों तैयार करने के लिए एक आपके लिए अच्छा वीडियो साबित होगा। क्योंकि ये पूरा का पूरा आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आपके सिस्टम के ऊपर और सिस्टम में भी आपके कोऑर्डिनेशन के ऊपर है। कोऑर्डिनेशन की अपन बात करें तो हमने किया था पहले न्यूरल कोऑर्डिनेशन का, और अब जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन है इसका। तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंशिएशन क्या होगा, किस प्रकार से अपन इसका आगे अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन की बात करें तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन में हमने किया कि आपके शरीर के अंदर विभिन्न ऑर्गन्स है, डिफरेंट ऑर्गन्स है, उनको कंट्रोल ब्रेन करता है, न्यूरॉन करता है, कोऑर्डिनेट करके कंट्रोल कर रहा है कि अपना कौन सा अंग कैसे काम करेगा। अपने हाथ को उठाना है, हिलाना है, नहीं हिलाना है, या अपने गति करनी है, नहीं करनी है, बैठना है, उठना है, ये सब काम है ब्रेन का, न्यूरॉन कंट्रोल कर रहा है। लेकिन इसी प्रकार से अपन देखेंगे तो केमिकल कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं तो केमिकल कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से अपने ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा है। तो दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। न्यूरल कोऑर्डिनेशन है वो शरीर की जो ईच सेल है वहां तक नहीं पहुंच पाता है। आपके शरीर के अंदर ट्रिलियन सेल्स है, ट्रिलियन सेल्स तक न्यूरॉन नहीं पहुंच पाते हैं। मेन बेसिक ऑर्गन और बेसिक सेल्स तक पहुंचते हैं न्यूरॉन। तो जो सेल्स है उन सब सेल को कोऑर्डिनेट करने के लिए फिर नेचर ने क्या किया, एक सिस्टम और बनाया। उस सिस्टम को अपन कहेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन। और केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या, हार्मोन को यहाँ पर एक केमिकल के रूप में, एक मैसेंजर के रूप में वो सीक्रेट किया जाता है एक सिस्टम के द्वारा, जिसे अपन कहेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। ये एंडोक्राइन सिस्टम एक विशेष मैसेज लेके और टारगेट ऑर्गन तक या जहां पर न्यूरॉन नहीं पहुंचते वहां तक वो अपने मैसेज को लेके जाती है और कोऑर्डिनेट कर रहा है। जैसे अपन न्यूरल कोऑर्डिनेशन में मैंने कहा अपने शरीर का अंग जो काम कर रहे हैं, अपन दौड़ रहे हैं, अपने हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, ये अपना क्या न्यूरॉन कंट्रोल कर रहा है। इसी प्रकार आपके शरीर के अंदर हार्मोन भी क्या कोऑर्डिनेट कर रहा है। हार्मोन कोऑर्डिनेट कैसे कर रहा है, जैसे आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद में इंसुलिन का लेवल इंक्रीज कर रहा है। इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लूकोज को कंट्रोल कर रहा है। तो ये एक प्रकार का केमिकल कोऑर्डिनेशन है। इसी प्रकार एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन है, वो ब्लड के अंदर लेवल इंक्रीज होके आपको मोटिवेट कर रहा है, आपके फंक्शन को क्या इंक्रीज कर रहा है। तो ये क्या एक प्रकार का केमिकल कोऑर्डिनेशन है। तो इस प्रकार से वेरियस हार्मोन, वेरियस ग्लैंड के द्वारा यहाँ पर सीक्रेट होंगे और सीक्रेट होके और अपने आप को बॉडी को कोऑर्डिनेट करेंगे। तो आइए हम चलते हैं इस चैप्टर को और आगे चलते हैं, किस प्रकार से ये आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम था यहाँ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसको हम मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड काम करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में इतना कुछ दे रखा है, इतना समराइज कर रखा है, बट उसके पीछे इतने लॉजिक्स है जो हर बड़ी एग्जाम तक क्या है इसके क्वेश्चन अपन सोल्व कर पाते हैं। तो यहाँ पर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के अंदर कुछ हिस्ट्रिकल बात अपन करेंगे। इसमें कह रहा था न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट बट द शॉर्ट लिव्ड देन द नर्व फाइबर डू नॉट इन्वेट द ऑल सेल्स। तो मैंने आपको भी बताया कि न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो हो रहा है फास्ट होता है लेकिन थोड़े समय के लिए होता है और सभी शरीर की सभी कोशिकाओं तक ये नहीं पहुंच पाता है। इसी प्रकार बट
सेलुलर फंक्शन नीड टू बी ए कंटिन्यू रेगुलेटेड, लेकिन अपने शरीर के सभी सेल्स के फंक्शन है वो कंटिन्यू रेगुलेशन के लिए आवश्यक रिक्वायर्ड है। तब क्या है, एक नए सिस्टम की आवश्यकता पड़ी और इस नए सिस्टम को अपन केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन कहते हैं। और इसके अंदर एक ऑर्गन, एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम को अपन एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या रिलीज करेगा, तो मैंने कहा कि हार्मोन रिलीज करेगा और उस हार्मोन के द्वारा सेल को रेगुलेट किया जाएगा, सेल को कंट्रोल किया जाएगा, सेल को कोऑर्डिनेट किया जाएगा। तो इस प्रकार के से अपने अंदर तंत्रिकाएं, नर्व सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम दोनों अपनी कंप्लीट बॉडी को कंटिन्यू किया, कोऑर्डिनेट करके और अपनी लाइफ को आगे चलाते रहते हैं। तो इसमें मैंने कहा एक वर्ड आया कि हार्मोन, हार्मोन कौन रिलीज करता है, तब आप कहोगे कि एक सिस्टम में ग्लैंड्स बनती है, उस ग्लैंड को अपन कहेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड है कंटिन्यू हार्मोन रिलीज करेगी। एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने, किस साइंटिस्ट ने बताया था, तो एक वैज्ञानिक है एडिसन। एडिसन ने सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड की द्वारा जो सीक्रेशन हो रहा है उसकी कमी से होने वाले रोग के बारे में बताया। उस डिजीज का नाम दिया गया एडिसन डिजीज दिया गया, जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल एक ग्लैंड है, उसकी कॉर्टेक्स है पार्ट है, उसके द्वारा जो हार्मोन सीक्रेट किया जा रहा है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट किया जाता है, कोर्टिसोल हार्मोन सीक्रेट किया जाता है, उसकी हाइपो कंडीशन हो जाए तो अपने अंदर एक डिजीज डेवलप हो जाती है, एक प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। उस प्रॉब्लम का नाम एडिसन ने प्रॉब्लम रखा, एडिसन डिजीज रखा। तो उसे एडिसन डिजीज के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था, इसलिए एडिसन को फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जनरल बेसिक हिस्ट्री का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा लेकिन इसका क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लिंक है इसका। तो आप कहोगे फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी तो एडिसन कहेंगे। उसके बाद में सबसे पहले खोजा जाने वाला हार्मोन, डिस्कवर किया जाने वाला जो हार्मोन है वो कौन है, तब आप कहोगे एक सीक्रेटिन एक हार्मोन है। सबसे पहले डिस्कवर किया जाने वाला हार्मोन है वो सीक्रेटिन है, वो फर्स्ट टाइम है वो इस हार्मोन को डिस्कवर किया था। ये एक डाइजेस्टिव हार्मोन है जो ड्यूडेनम के द्वारा सीक्रेट किया जाता है और कंट्रोल करता है, ये बाइकार्बोनेट्स आयन को कंट्रोल करता है। ये फंक्शन करेगा कहां पर, बाइल के ऊपर फंक्शन करेगा, गैल ब्लैडर के ऊपर फंक्शन करेगा, पेनक्रियाज के ऊपर फंक्शन करेगा। तो यहां पर बात हुई कि फर्स्ट हार्मोन है, डिस्कवर्ड हार्मोन है, तो आंसर आएगा यहां पर सीक्रेटिन। अब मैं बार बार एक वर्ड काम में ले रहा हूं कि ये हार्मोन है, या हार्मोन क्या है। तो हार्मोन एक केमिकल है और सबसे पहले हार्मोन को डिस्कवर किया था स्टार्लिंग, एक वैज्ञानिक है, मैं नाम लिख रहा हूं, स्टार्लिंग एक वैज्ञानिक है। इसके साथ में एक वैज्ञानिक और हुआ, इसका नाम था बाइलिस, बाइलिस दूसरा वैज्ञानिक था। तो स्टार्लिंग और बाइलिस इन दोनों ने हार्मोन को डिस्कवर किया था। लेकिन हार्मोन वर्ड सबसे पहले किसने दिया था, तो ओनली स्टार्लिंग है, उसने हार्मोन शब्द दिया था। तो ये क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि हार्मोन वर्ड यूज्ड बाय फर्स्ट टाइम, तो आंसर होगा यहाँ पर स्टार्लिंग फर्स्ट टाइम में, तो हार्मोन वर्ड यूज्ड। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन आपका तैयार हुआ। अब इसके बाद में एक हार्मोन का केमिकल नेचर क्या है, हार्मोन का एक प्रॉपर्टी क्या है, किस प्रकार से हार्मोन को अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो हार्मोन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन लेटेस्ट डेफिनेशन की बात करेंगे तो हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ काम में लिया है। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, यहाँ पर ध्यान रखिए, किसी प्रकार का न्यूट्रिएंट नहीं है, न प्रोटीन है, न कार्बोहाइड्रेट है, न फैट है, जनरली किसी प्रकार की एनर्जी इसके द्वारा नहीं दी जाती बॉडी को, इसलिए आप कहोगे इट इज ए नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। दूसरा सेकंड इसका एक पॉइंट है एक्ट एज ए इंट्रासेलुलर मैसेंजर। तो ये हार्मोन जो रिलीज होते हैं ये इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर का मीनिंग है यहाँ पर कोई भी एक सेल यहाँ है और दूसरी सेल यहाँ पर है, इस सेल को आप टारगेट सेल कहेंगे। तो एक सेल से सीक्रेट केमिकल है, ये किसी दूसरी सेल के ऊपर फंक्शन करके और उसको रेगुलेट करते हैं, उसको फिर स्टिमुलेट करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। तो इस प्रकार से आप कहोगे हार्मोन एक्ट एज ए इंट्रासेलुलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस ट्रेस इन अमाउंट। तो जो भी ग्लैंड होती है उस ग्लैंड के द्वारा इसे का जो प्रोडक्शन किया जाता है वो बहुत ट्रेस अमाउंट में किया जाता है और ट्रेस अमाउंट में ही अपना पूरा फंक्शन कर लेता है। और इस हार्मोन नेक्स्ट कैरेक्टर अपन कह सकते हैं लेस मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट है वो बहुत कम होता है। और ये सीक्रेट कब होते हैं आपसे पूछे तो ये ऑलवेज सीक्रेट एट द टाइम ऑफ नीड, जब शरीर को, जब ऑर्गन को, जब अपने जितने भी ऑर्गन है उनको बॉडी को आवश्यकता होती है हार्मोन की, तब जाके ये सीक्रेट होते हैं। और आफ्टर सीक्रेशन ये दे आर रिमूव एक्सक्रीट बाय द यूरिन, ये फंक्शन करने के बाद में इसे यूरिन के द्वारा इसे एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप एक हार्मोन की जनरल कैरेक्टर आप बता सकते हो, एक हार्मोन की जनरल डेफिनेशन बता सकते हो कि इस प्रकार से हार्मोन अपने अंदर वो पाए जाते हैं, डिफाइन कर सकते हैं।
अब मैं यहाँ बात कर रहा है कि ये हार्मोन रिलीज कौन करते हैं, सीक्रेट कौन कर रहे हैं। तो हार्मोन मोस्टली ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करती है। ग्लैंड की अपन बात करें तो अपने शरीर के अंदर जो ग्लैंड है वो मोस्टली दो प्रकार की ग्लैंड यहाँ पर पाई जाती है। एक ग्लैंड होती है एक्सोक्राइन प्रकार की ग्लैंड, एक ग्लैंड को आप कहोगे यहाँ पर एक्सोक्राइन ग्लैंड, और दूसरी ग्लैंड को अपन कहेंगे एंडोक्राइन प्रकार की ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक ग्लैंड को अपन कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड कहेंगे, और दूसरे प्रकार की जो ग्लैंड है इस ग्लैंड को अपन एंडोक्राइन के नाम से जानेंगे। यहाँ पर एंडोक्राइन, आपके शरीर के अंदर, अपने शरीर के अंदर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दो प्रकार की ग्लैंड यहाँ पर उपस्थित होती है। अब ये दोनों ग्लैंड क्या, कैसे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन नाम क्यों दिया गया, इसलिए दिया गया एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो डक्ट युक्त होती है, डक्टेड ग्लैंड होती है, और एंडोक्राइन ग्लैंड है वो डक्टलेस, इसके अंदर किसी प्रकार की डक्ट नहीं पाई जाती है, तो इसलिए आप इसे डक्टलेस ग्लैंड कहेंगे। डक्टलेस और डक्ट ग्लैंड का मीनिंग क्या है कि जैसे ये कोई ग्लैंड है इस प्रकार से और इसके अंदर किसी प्रकार की कोई डक्ट नहीं है, और यहाँ पर कोई ग्लैंड है और यहाँ पर एक डक्ट पाई जाती है और ये इसका ग्लैंडुलर पार्ट है, तो इस प्रकार डक्ट युक्त और डक्टलेस ग्लैंड कहेंगे यहाँ। अब यहाँ जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो किसी प्रकार का अपना जो सीक्रेशन सीक्रेट करती है वो डक्ट के द्वारा शरीर के बाहर या शरीर के अंदर किसी कैविटी के अंदर रिलीज करेगी, तो इसे अपन कहेंगे डक्टेड ग्लैंड या एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसका एग्जांपल आप कह सकते हो अपनी बॉडी के स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड एक प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जितनी भी डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, लीवर एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, पेनक्रियाज एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और डाइजेस्टिव जूस जो रिलीज कर रही है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ऐसे ही डक्टलेस ग्लैंड है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। डक्टलेस का तो यहाँ इस ग्लैंड के द्वारा देखिए किसी प्रकार का कोई केमिकल यहाँ पर सिंथेसिस किया जाएगा, ये केमिकल सिंथेसिस होने के बाद में सीधा इसे रिलीज किया जाता है, यहाँ पर बाहर ब्लड के अंदर रिलीज किया जाता है, ये केमिकल यहाँ ब्लड में रिलीज किया जाएगा, और ब्लड से फिर यहाँ पर सर्कुलेट हो गए टारगेट ऑर्गन या कोई सेल के अंदर यहाँ पर आता है, कोई भी सेल है वहां पर आता है। तो सेल में जाने से पहले हार्मोन पहले कहाँ होता है, बाहर प्लाज्मा में या ब्लड के अंदर यहाँ पर होते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर सेल के अंदर एंटर करेंगे, और सेल के अंदर एंटर ये हार्मोन है वो डिफ्यूजन मेथड से एंटर कर रहे हैं। डिफ्यूजन मेथड, डिफ्यूजन आप जानते हो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन सब्सटेंस है वो मूव कर रहे हैं, इसे अपन डिफ्यूजन कहेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में हार्मोन रिलीज होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा रिलीज होती हैं और टारगेट ऑर्गन पर काम करते हैं। फंक्शन के बेस पे ये कई प्रकार से अपन कह सकते हैं, जैसे अपन इस ग्लैंड को कई टाइप में डिवाइड कर सकते हैं एंडोक्राइन को। फर्स्ट इज ऑटोक्राइन ग्लैंड, इसे अपन ऑटोक्राइन वर्ड काम में ले सकते हैं, एक ग्लैंड है ऑटोक्राइन, और सेकंड टाइप की ग्लैंड है इसे अपन पैराक्राइन के नाम से भी जान सकते हैं, तो पैराक्राइन ग्लैंड कहेंगे यहाँ। ऑटोक्राइन और पैराक्राइन का मीनिंग क्या है, ऑटोक्राइन कहेंगे कोई भी सेल है, ये मान लो ऑटोक्राइन पार्ट है, कोई भी सेल है, ये एक सेल लिया आपने, इस सेल के द्वारा डिफ्यूजन मेथड से यहाँ पर हार्मोन रिलीज किए जाएंगे, और रिलीज करने के बाद में ये हार्मोन के जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल है, ये बाहर आए यहाँ पर, बाहर आके और फिर इसी ग्लैंड के ऊपर, इसी सेल के ऊपर यहाँ फंक्शन कर रहे हैं, अपनी ओवन सेल, खुद की सेल, सेल्फ सेल है वहां पर फंक्शन कर रही है। तो इस प्रकार की ग्लैंड को अपन ऑटोक्राइन के नाम से जानते हैं, या ऑटोक्राइन सेल और ऑटोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरी पैराक्राइन ने यहाँ पर बड़े काम में लिया। पैराक्राइन का मीनिंग है कोई भी एक सेल है, इस सेल के द्वारा ये हार्मोन ने यहाँ पर सीक्रेट किया, पहले सिंथेसिस किया, फिर यहाँ पर रिलीज किया, और रिलीज होने के बाद वहीं पर किसी दूसरी सेल को, वहां पर पास में स्थित किसी दूसरी सेल के ऊपर, दूसरे प्रकार की सेल है, इसके ऊपर यह फंक्शन करके इस सेल को स्टिमुलेट करती है। तो इस प्रकार के हार्मोन को अपन क्या कहेंगे, यहाँ पैराक्राइन प्रकार की ग्लैंड कहेंगे। और एंडोक्राइन वर्ड अपन किस लिए काम में ले रहे हैं कि यहाँ कोई टारगेट ऑर्गन है, किसी दूसरे स्थान पर है, हार्मोन रिलीज कहीं एक स्थान से हो रहा है और ब्लड के द्वारा सर्कुलेट होके और किसी दूसरे स्थान पर यहाँ पर जा रहा है हार्मोन, और वहां इस सेल को, इस ऑर्गन को एक्टिवेट कर रहा है। तो इस प्रकार की अपन ग्लैंड को एंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे, और ये हार्मोन है हमेशा ब्लड के द्वारा अपनी बॉडी के अंदर, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा, प्लाज्मा के द्वारा, लिम्फ के द्वारा ये अपने टारगेट ऑर्गन तक यहाँ पहुंचते हैं। तो इस प्रकार एक जनरल डेफिनेशन आप बता सकते हो कि एक हार्मोन क्या है और किस प्रकार से ग्लैंड के द्वारा इसे सीक्रेट किया जाता है, रिलीज किया जाता है। तो ये बात आपके मैं जानना समझता हूं एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, तो समझ में आया होगा। इसके बाद में अब बात करते हैं जो हार्मोन रिलीज होते हैं, जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, वो सीक्रेट किसके द्वारा किया जाता है, कौन कौन सी ग्लैंड के द्वारा किया जाता है, अपने शरीर के अंदर एक्चुअली में कौन कौन सी ग्लैंड है। तो आप बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आप सब जानते हैं कि अपने शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की ग्लैंड पाई जाती है, जिसमें आप कह सकते हो अपने ऊपर से नीचे की तरफ देखिए, एनसीईआरटी में इसका एक डायग्राम भी दे रखा है, मैं यहाँ नहीं बना रहा हूं।
तो अपने हेड के अंदर, सिर के अंदर देखें या ब्रेन के अंदर देखें तो दो ग्लैंड होती है। एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो कि एक डायनसिफिलिन का पार्ट है, वहीं पर पिंगल बॉडी पाई जाती है जो डायनसिफिलिन का एक पार्ट है। एपिथैलेमस के अंदर पिंगल बॉडी पाई जाती है। इसके बाद में इसे नीचे चले तो यहाँ पर एक थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड शरीर की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड के रूप में अपन जानते हैं, जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो थायरोक्सिन हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन सीक्रेट करके और अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रही है। इसके बाद में शरीर के अंदर और आगे चले मेजर ग्लैंड के रूप में अपन देखें तो अपने अंदर यहाँ पर किडनी के ऊपर है एड्रिनल ग्लैंड ऊपर प्रेजेंट होती है। इसी प्रकार थायराइड ग्लैंड के ऊपर है पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और थाइमस ग्लैंड यहीं पर हार्ट के पास में और डायफ्राम के पास में थाइमस ग्लैंड पाई जाती है। तो एड्रिनल ग्लैंड आपको बता दिया, एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर के रूप में उपस्थित होती है। इसी प्रकार गोनेड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो गोनेड के रूप में टेस्टिज होते हैं और ओवेरी होती है। इसी प्रकार एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है पेनक्रियाज, वो भी एक एंडोक्राइन फंक्शन कर रही है। तो इस प्रकार से ये एंडोक्राइन फंक्शन कर रही है। कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड है वो मिक्सोक्राइन या हिट्रोक्राइन के रूप में भी जाना जाता है। कुछ ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसे हिट्रोक्राइन और मिक्सोक्राइन, हिट्रोक्राइन और मिक्सोक्राइन क्यों कहते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि ये ग्लैंड वो एंडोक्राइन का भी फंक्शन कर रही है और एक्सोक्राइन का भी फंक्शन कर रही है, या हार्मोन भी रिलीज कर रही है और किसी न किसी प्रकार का डाइजेस्टिव या अन्य प्रोडक्ट भी रिलीज कर रही है बाय डक्ट। तो इसे अपन कहेंगे हिट्रोक्राइन। हिट्रोक्राइन ग्लैंड में आपके शरीर के अंदर मुख्य 3 ग्लैंड है। नंबर 1 इज पेनक्रियाज, पेनक्रियाज इज ए मिक्सोक्राइन ग्लैंड और हिट्रोक्राइन ग्लैंड। पेनक्रियाज के अंदर डाइजेस्टिव जूस रिलीज होती है एसिनी के द्वारा, और इसी प्रकार सेंटर के अंदर एक मास ऑफ सेल्स होता है जिसे आइलेट्स ऑफ लैंगरेंज कहते हैं, जो विभिन्न प्रकार के हार्मोन रिलीज करती है, जिसे इंसुलिन हार्मोन कहते हैं, ग्लूकेगोन हार्मोन कहते हैं, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन कहते हैं, जो हार्मोनल पार्ट है इसका। इसी प्रकार टेस्टिस और ओवेरी है, वो भी एक प्रकार की हिट्रोक्राइन या मिक्सोक्राइन ग्लैंड है, जिसमें ओवम और स्पर्म का सिक्रेशन जो डक्ट के द्वारा हो रहा है, तो वो एक एक्सोक्राइन पार्ट है। इसके अलावा टेस्टिस हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कर रहा है और ओवेरी यहाँ पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज कर रहा है। तो ये भी एक प्रकार से क्या है, यहाँ एंडोक्राइन का काम कर रही है। तो टेस्टिस, ओवेरी और पेनक्रियाज क्या हुई, यहाँ पर एक हिट्रोक्राइन प्रकार की ग्लैंड हुई। इसके अलावा आपके शरीर में कुछ टेम्परेरी ग्लैंड भी बनती है। टेम्परेरी ग्लैंड मोस्टली फीमेल के अंदर बनती है, जिसमें अपन कार्पस ल्यूटियम इज एंडोक्राइन ग्लैंड और प्लेसेंटा आल्सो इज एंडोक्राइन ग्लैंड। कार्पस ल्यूटियम और प्लेसेंटा दोनों ही एंडोक्राइन ग्लैंड है, बट ये एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड इज, तो आंसर क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम, या आपके आंसर देगा यहाँ प्लेसेंटा। दोनों ही यहाँ फीमेल हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन या रिलैक्सिन हार्मोन है वो रिलीज करती है, जो कि फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या प्रेगनेंसी में यह हार्मोन क्या है हेल्पफुल होंगे, जिसकी डिटेल अपन आगे करेंगे। ये तो इस प्रकार से ये विभिन्न ग्लैंड के बारे में जो एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए कि ये ग्लैंड कहाँ कहाँ उपस्थित होती है, कौन कौन सी ग्लैंड है। अब ये जो हार्मोन रिलीज कर रही है, विभिन्न प्रकार के डिफरेंट हार्मोन जो रिलीज कर देते हैं, तो द केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन देयर आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट अकॉर्डिंग टू केमिकल नेचर। फर्स्ट इज द प्रोपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन, या तो पेप्टाइड है या कंप्लीट प्रोटीन बनी हुई है तो अपन पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन। देन सेकंड हार्मोन इज amino acid derivative hormone. The amino acid are modified into some structures is called amino acid derivative hormone. Then the steroid hormone, third type of hormone, steroid hormone. There are 3 categories of the hormone: peptide hormone, amino acid hormone and steroid hormone. What type of the peptide hormone and protein hormone? There are so many glands are released peptide and protein hormone, like pituitary gland hormone. All pituitary gland hormone like FSH hormone, LH hormone, TSH hormone, GH hormone, all are pituitary hormone or all are protein or glycoprotein hormone. And pancreas hormone also protein hormone like insulin hormone, glucagon hormone and somatostatin hormone. And parathyroid hormone, PTH hormone, parathyroid hormone also protein hormone. And then thymus hormone like thymosin hormone is a protein hormone. Then thyrocalcitonin hormone is released by the thyroid gland, is a protein hormone. And all hypothalamic hormone, hypothalamus is a neuroendocrine gland, all hypothalamic hormone is a protein or glycoprotein hormone like FSH RH hormone, GH RH hormone, GH IH hormone and LH RH hormone
हार्मोन एंड एसीटीएच हार्मोन, ऑल हार्मोन्स आर प्रोटीन हार्मोन। तो ये अपन कह सकते हैं इतने ऐसे हार्मोन है जो प्रोटीन से हार्मोन बने हैं। यहाँ पेप्टाइड, पेप्टाइड में नैनो पेप्टाइड वर्ड भी काम में लेते हैं। पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो पार्ट है, दो हार्मोन एडीएच हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, वो एक पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड में भी नैनो पेप्टाइड है जो 9 यहाँ पर 9 एमिनो एसिड से यहाँ पर बना हुआ है, इसलिए इसे अपन नैनो पेप्टाइड के नाम से जानते हैं। इससे ये एक ग्रुप है आपके पास में हुआ। दूसरा ग्रुप है एमिनो एसिड डेरिवेटिव, जिसमें एमिनो एसिड का मॉडिफिकेशन हुआ और एमीन बन गया, एमिनो एसिड नहीं है। तो इस प्रकार के हार्मोन को अपने एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन कहेंगे, जिसमें थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड रिलीज करती है, T3 और T4 हार्मोन इसी प्रकार का हार्मोन है। कैटेकोलेमिन हार्मोन, कैटेकोलेमिन हार्मोन है वो रिलीज किया जाता है किसके द्वारा, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा, एड्रिनल मेडुला के द्वारा, जिसमें एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन आते हैं, जिसे एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन कहेंगे। ऐसी मिलेटोनिन हार्मोन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है। मिलेटोनिन हार्मोन है जो पीनियल बॉडी के द्वारा रिलीज किया जाता है, सीक्रेट किया जाता है, ये भी एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है। इसी प्रकार तीसरा ग्रुप है स्टेरॉइड, जो कि डेरिवेटिव फैट है एक प्रकार की। स्टेरॉइड हार्मोन जो यहाँ पर फॉर्म किया, स्टेरॉइड हार्मोन है वो फॉर्म करती है कौन, सेल के अंदर है वो SER के द्वारा इन हार्मोन को फॉर्म किया जाता है। ये अपनी बॉडी के अंदर 2 ग्लैंड ऐसी है जो स्टेरॉइड हार्मोन रिलीज करती है, जिसमें एक यहाँ पर एड्रिनल कॉर्टेक्स है, एक यहाँ पर एड्रिनल कॉर्टेक्स है और दूसरा यहाँ पर गोनेड्स है। एड्रिनल कॉर्टेक्स है, एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट है, पेरिफेरी पार्ट कॉर्टेक्स और सेंटर पार्ट है यहाँ पर मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर जो हार्मोन रिलीज किया जाते हैं, जिसमें मैं कुछ नाम लूं, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, कोर्टिसोल हार्मोन एंड सेक्स हार्मोन, जो कॉर्टेक्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, ऑल आर स्टेरॉइड हार्मोन। इसके डिटेल फंक्शन आगे अपन करेंगे। देन गोनेड 2 टाइप के, एक ओवेरी और दूसरा यहाँ पर टेस्टिज है। टेस्टिज से टेस्टोस्टेरोन और ओवेरी से रिलीज किया जाता है यहाँ पर एस्ट्रोजन हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, बोथ आर गोनेड हार्मोन एंड अमंग्स हार्मोन्स आर नोन एज स्टेरॉइड हार्मोन। तो इस प्रकार आप कैटेगराइज कर सकते हो कि इन हार्मोन की केमिकल नेचर देख के। अभी यहाँ एक क्वेश्चन और आता है, यहाँ क्वेश्चन आता है कि ये हार्मोन आपके शरीर के अंदर फंक्शन कैसे करेंगे, यहाँ मैकेनिज्म क्या है इन हार्मोन की। तब देखिएगा ये हार्मोन 2 लेवल पर काम करते हैं। एक इसका एक्स्ट्रा सेलुलर लेवल पर, एक्स्ट्रा सेलुलर लेवल पर, और दूसरा इंट्रा सेलुलर लेवल। एक्स्ट्रा सेलुलर लेवल का मीनिंग क्या होगा कि कुछ हार्मोन होते हैं वो लिपिड सोल्यूबल होते हैं, कुछ हार्मोन है वो लिपिड इनसोल्यूबल होते हैं। तो अपन कह सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर है वो लिपिड इनसोल्यूबल हार्मोन है, और इंट्रा सेलुलर लेवल पर जो काम करती हैं वो लिपिड सोल्यूबल हार्मोन होते हैं, उसको अपन लिपिड सोल्यूबल हार्मोन कहेंगे। एक जनरल मैं आपको यहां बात कर रहा हूं। लिपिड सोल्यूबल हार्मोन है वो कोई भी सेल है, मान लो ये सेल है, इस सेल के बाहर की साइड में यहाँ पर यहाँ बाइंड होके और फंक्शन करेंगे तो हार्मोन या मैसेज बाहर ही दे देगा। ऐसे हार्मोन को अपन कहेंगे फर्स्ट मैसेंजर के नाम से जानते हैं। हार्मोन इज ए फर्स्ट मैसेंजर, तो यहाँ फर्स्ट मैसेंजर के रूप में हार्मोन मैसेज दे देगा और ये मैसेज फिर अंदर की तरफ जाएगा। अंदर फिर सेकेंडरी मैसेंजर या दूसरे मैसेंजर यहाँ पर काम करेंगे। तो दूसरे मैसेंजर या सेकेंड मैसेंजर के रूप में यहाँ पर कौन कौन काम कर सकते हैं, कौन कौन हो सकते हैं, तो CAMP इज ए सेकेंड मैसेंजर, CGMP is a second messenger, IP3 is a second messenger। इसके बाद में आप नेक्स्ट कह सकते हो DAG इज ए सेकेंड मैसेंजर, और इसके बाद में आप कह सकते हो नाइट्रस ऑक्साइड इज ए सेकेंड मैसेंजर। तो ये सब अनेक फॉर्म में ये डिफरेंट हार्मोन की डिफरेंट या सेकेंड मैसेंजर है, ये यहाँ पर काम कर सकते हैं। यहाँ देखिए CMP और GMP दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक भी होते हैं। यहाँ एक क्रिया को बढ़ाता है तो एक क्रिया को घटाता है। हार्ट बीट के अंदर अपन पढ़ते हैं कि एपिनेफ्रिन रिलीज होता है तो CMP काम करता है तो एक्टिवेट होता है, और नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज होता है तो CGMP बनता है। तो यहाँ पर मैसेज है वो CGMP देता है, तो वो क्या है डिक्रीज करता है एक्टिविटी को। तो इस प्रकार से ये सब क्या है सेकंड मैसेंजर है, और ये सेकंड मैसेंजर फिर क्या न्यूक्लियस को मैसेज देंगे और न्यूक्लियस फिर क्या है एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा। तो इस प्रकार से लिपिड इनसोल्यूबल काम करते हैं, सेल के बाहर काम कर रहे हैं। जबकि लिपिड सोल्यूबल हार्मोन होते हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट कोई भी सेल है उस सेल के अंदर डायरेक्ट एंटर करेंगे हार्मोन और सीधा न्यूक्लियस को या साइटोप्लाज्म को अपना मैसेज देंगे।
तो यहाँ पर इस प्रकार का जो हार्मोन होते हैं वो इंट्रा सेलुलर लेवल पर फंक्शन करते हैं यहाँ, और इस प्रकार के हार्मोन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर लेवल पर फंक्शन करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर लेवल पर या लिपिड सोल्यूबल हार्मोन कौन कौन से हो सकते हैं, तो जितने भी पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन या एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है वो सब लिपिड इनसोल्यूबल हार्मोन है, और ये इस लेवल पर यहाँ पर काम करते हैं। एक्सेप्शन यहाँ पर थायरोक्सिन हार्मोन है, वो इस प्रकार का हार्मोन नहीं है, एक्सेप्शन है यहाँ पर, ध्यान रखें। जबकि लिपिड सोल्यूबल हार्मोन है, थायरोक्सिन है, वो इंट्रासेलुलर लेवल पर काम करता है, और लिपिड इनसोल्यूबल है, और स्टेरॉइड इसके साथ में, इसका एग्जांपल हो गया थायरोक्सिन T3 और T4। इसके अलावा स्टेरॉइड नेचर के जितने भी हार्मोन है वो इंट्रासेलुलर लेवल पर काम करेंगे। अब इसमें भी देखिएगा इसके रिसेप्टर कहां होते हैं, थायरोक्सिन T3 और T4 के रिसेप्टर अपन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा रहा है कि थायरोक्सिन के जो रिसेप्टर कहां होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। और स्टेरॉइड हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन या एड्रेनल कॉर्टेक्स है, उसके रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होते हैं, तब आपका आंसर होगा साइटोप्लाज्म के अंदर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका कई बार पूछा गया है कि टेस्टोस्टेरोन के रिसेप्टर का है तो सेल के साइटोप्लाज्म में, थायरोक्सिन के रिसेप्टर का है न्यूक्लियस के अंदर, और बाकी जितने भी हार्मोन है उसके रिसेप्टर का है सेल के बाहर की तरफ है, वो यहाँ इसके रिसेप्टर उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार हार्मोन इज फर्स्ट मैसेंजर, देन अदर केमिकल लाइक CMP, CGMP, IP3, DHG एंड NO इज ए सेकंड मैसेंजर ऑफ द सेल्स, तो जो कि यहाँ पर मैसेज लेके और न्यूक्लियस को देते हैं। तो इस प्रकार से ये एक्स्ट्रा सेलुलर लेवल और इंट्रा सेलुलर लेवल पर ये फंक्शन करेंगे। तो इस प्रकार आप एक जनरल आइडिया यहाँ पर समझ गए होंगे कि हार्मोन का केमिकल नेचर क्या है, किस प्रकार से फंक्शन कर रहे हैं, क्यों अपने को केमिकल कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ी। अब इसके बाद में अपन वन बाई वन डिटेल करेंगे ग्लैंड को। तो हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, पेनक्रियाज है, टेस्टिस है एंड ओवेरी है, तो इन सब की अपन डिटेल करेंगे वन बाई वन करके। तो मैं यहां तक समझता हूं कि इंट्रोडक्टरी पार्ट या प्रारंभिक पार्ट है, इनिशियल पार्ट है, आपके अच्छी तरह समझ में आया होगा, जिसमें से अक्सर क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब आप इसको एक बार सुने, 2 बार सुने, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सुने, जब तक आपके मैकेनिज्म क्लियर नहीं हो। और मैं इसके साथ में अब अगली बात कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके, बच्चों के पास में ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।